स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे रेलवे के और काफी सारे स्टॉक्स के बारे में। ज्यादा वीडियो IRFC का रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में सारे स्टॉक्स को, रेलवे के काफी स्टॉक्स को कवर करेंगे, जिसमें आने वाले समय में हमें काफी चीजें क्लियर होंगी कि लंबे समय के कैसा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें समझने में हमें काफी मदद मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो एक बड़ी अपडेट आती सबसे पहले नजर आ रही है। रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी नए रेल खंड के लिए किया जा रहा है सर्वे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब सर्वे किया जा रहा है, पहले सर्वे होगा, जगह सिस्टम सारा डिसाइड होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा बजट भी निकाला जा सकता है, जो कि एकदम छोटी वाली बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन अगर एक पॉइंट उठा है कि यहाँ तक, तो समझते हैं क्या। अब देखिए USBRL, आपको पता है परियोजना जो थी कश्मीर वाली, वो पूरा होने के बाद अब इसे लेह लद्दाख तक आगे बढ़ाने की योजना है। चीन की सीमा के सटे होने के चलते लद्दाख तक ट्रेन सेवा का होना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और चीन के सीमा विवाद के बीच यहाँ तक ट्रेन परिचालन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है, और बर्फ से लदे पहाड़, नदियां और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच भी लद्दाख तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने USBRL के बाद अब इस परियोजना को चुनौती के रूप में लिया है। तो ये एक काफी बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब श्रीनगर लद्दाख को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना है, और उसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है, और इसके पूरा होने से लद्दाख न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरा देश के साथ ट्रेन से जुड़ जाएगा, जो कि एक काफी बड़ी अपडेट है। लेकिन अभी तक फिलहाल एक सर्वे होता नजर आया है। सो इन फ्यूचर हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर देखने के लिए मिले। ये भी एक अपडेट हमारे लिए कमाल की रहेगी अगर ऐसा पॉसिबल होता है। और तो और अब पॉइंट मेन समझ लेते हैं। IRFC, RVNL, इरकॉन, राइट्स, रेल टेल, टिकट, जुपिटर वैगन्स, रेलवे शेयरों में क्यों हो रही है तेजी हो रही है, यानी ये तो बाद की बात है। लेकिन पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की चौथी तिमाही की आय समीक्षा नोट में MOFSL ने कहा है कि सड़क वर्ष 26 में भारतीय रेलवे का स्थिर पूंजीगत व्यय और मध्यम अवधि में मामूली वृद्धि की संभावनाओं के बावजूद रेलवे के शेयरों में उछाल जारी। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक महीने में 40% की उछाल के साथ बढ़त, इरकॉन में भी, राइट्स में भी, तितगढ़ रेल सिस्टम में भी, रेल विकास निगम में भी, IRFC में भी और जुपिटर वैगन्स में भी काफी अच्छा उछाल जो है देखने के लिए हमें मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले सप्ताह रेलवे के 7 शेयरों का बाजार पूंजीकरण लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 25 के आधार पर बुक वैल्यू 78,400 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 9900 करोड़ रुपए रहा। और इन 7 रेलवे के शेयरों के नकदी और निवेश वित्त वर्ष 25 के अंत में बुक वैल्यू का 25% था, और अन्य आय भी रेलवे शेयरों के कर पूर्व लाभ का 12% थी। सो उन्होंने इस तेजी के श्रेय मुख्य रूप से स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि SMID शेयरों में निवेशकों की हालिया दिलचस्पी को दिया। MOFSL ने अपने पूंजीगत समान क्षेत्र की चौथी तिमाही आय समीक्षा नोट में कहा कि सड़क और रेलवे जैसे सरकारी क्षेत्र में वित्त वर्ष 25 की जो पहली तिमाही में ऑर्डर की गतिविधि है कम रही, लेकिन ब्रोकरेज ने कहा कि टेक्समैको रेल को अगले 3 से 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख वैगनों के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। टेक्समैको ने कहा कि सालाना 15,000 वैगनों की समेकित उत्पादन क्षमता के साथ इस मांग का उचित हिस्सा हासिल करने और क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। तितगढ़ वैगन्स ने कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 1.2 लाख अतिरिक्त वैगन खरीदे जाने की उम्मीद है, जो कंपनी के लिए 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए के बाजार अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। और जुपिटर वैगन्स को निजी खिलाड़ियों की ओर से उच्च मांग भी दिखाई देती है, और वित्त वर्ष 26 के अंत में भारतीय रेलवे से प्रमुख निविदाएं मिलने की भी उम्मीद है, जिससे वित्त वर्ष 28 तक मजबूत दृष्टिकोण को बल मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 26 के लिए जो पूंजीगत व्यय है वो 11.4 लाख करोड़ रुपए सालाना आधार पर 15% करीब निर्धारित किया गया है। यदि आने वाले महीनों में पूंजीगत व्यय में पॉजिटिव रुझान जारी रहता है तो यह क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से रेलवे और डिफेंस क्षेत्र के लिए पॉजिटिव होगा। कोटक को कुछ कारणों से मध्यम अवधि में रेल पूंजीगत व्यय में सार्थक वृद्धि की संभावना नहीं दिखती।
भारतीय रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में रोलिंग स्टॉक ट्रैक में बड़े निवेश के साथ अपने मौजूदा रेलवे नेटवर्क की क्षमता को काफी हद तक अधिकतम किया है। साथ ही समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, आगामी हाई स्पीड लाइन की तर्ज पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जैसी भी नई परियोजनाओं पर कम संभावना की बात की है। तो कोटक को ऐसा सिनेरियो जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। कोटक ने कहा है कि रेलवे शेयरों में तेजी का श्रेय एसएमआईडी शेयरों के सामान्य उत्साह और उल्लास को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एसएमआईडी शेयरों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। बाजार स्पष्ट रूप से क्षेत्रों और शेयरों के बीच कोई अंतर नहीं कर रहा है जब तक कि वे किसी प्रचालन कहानी में फिट बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के इस ब्रोकिंग फर्म ने कहा है कि कई नैरेटिव स्टॉक बड़े पैमाने पर खुदरा जो शेयर धारक हैं उसमें स्वातिक में है और शेयरों में समय समय पर होने वाली अत्यधिक अस्थिरता को आंशिक रूप से समझा सकता है। तो देखिए, जैसे बीटा होता है 1.4 बीटा, 1.2 बीटा, तो उस तरह से बीटा जो है स्टॉक्स में जो है वो अधिक अस्थिरता को दर्शाता है, जिसके रूप में उसको समझा जा सकता है। कुछ इस तरह से इनका सिनेरियो जो है बात रखने का कहना है। लेकिन और जो अलग खिलाड़ी हैं, जो अलग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कहना है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रेलवे के शेयरों में काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक अपडेट हमें देखने के लिए स्टॉक्स के लिए मिल रही है। आगे डिस्कस करेंगे IRFC शेयर के बारे में और वीडियो के एंड पर डिस्कस करेंगे डिविडेंड, स्प्लिट और बोनस शेयर्स के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है। वे के कई शेयरों ने न केवल मल्टीबैगर रिटर्न दिया बल्कि वास्तव में बहुत कम समय में कई गुना रिटर्न दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों को धन लाभ हुआ। दलाल स्ट्रीट के सबसे चर्चित शेयर बन गए। ऐसा ही एक रेलवे स्टॉक IRFC, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देखने के लिए मिली। रेल मंत्रालय के अधीन IRFC ने जनवरी 2021 में लाल स्ट्रीट में अपनी शुरुआत। म्यूटेड लिस्टिंग के बाद IRFC के शेयर 2 साल तक साइडवेज रहे और 2022 के अंत तक IRFC के शेयरों में तेजी आनी शुरू हुई और 2023 के मध्य तक अचानक तेजी आने के बाद इसने लोगों का ध्यान खींचा और जब इसने 50 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और मल्टीबैगर रिटर्न। IRFC के शेयरों में तेजी यही नहीं रुकी बल्कि शेयर में 900% की उछाल आई और IRFC के शेयरों ने 15 जुलाई 2024 को 229 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि IPO के शेयर में इशू प्राइस 26 रुपए था और इस मशहूर रेलवे स्टॉक में तेजी में मुनाफा वसूली देखी गई, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के कुछ ही महीनों के भीतर एक समय में 50% से अधिक गिर गया। देखिए, मेन पॉइंट को समझें तो यहाँ पर 5 पैसा के जो सीनियर रिसर्च एनालिसिस हैं सचिन गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट की नाव के शो पर कि पिछले 1 साल में प्रदर्शन को देखें तो रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। अगर नजरिया लंबा समय का है तो होल्ड करने का सुझाव ये दे रहे हैं। नजरिया अल्पवादी का है तो तकनीकी रूप से IRFC शेयरों में तेजी अभी शुरू ही हुई है। ऊपर की ओर मुझे IRFC के शेयरों में 148 से 155 रुपए के दायरे में पहुंचने की संभावना दिख रही है और स्टॉप लॉस 125 रुपए पर बनाए रखें, ऐसा यहां पर इनका कहना है। अभी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मार्केट ही तय करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक और बड़ी अपडेट आई है। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है रेल कार्गो में दूसरे स्थान पर, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माण। रेल मंत्रालय भारत को दुनिया के अग्रणी रेलवे निर्माताओं में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। नेशनल ट्रांसपोर्टर कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास और नई ट्रेनें शुरू करने से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नई लाइन निर्माण, दोहरीकरण परियोजनाएं माध्यम से रेल नेटवर्क का विस्तार करना और रेल मंत्रालय भारत को दुनिया की अग्रणी रेलवे में स्थान दिलाने के लिए मिशन मोड में भी काम कर रहा है। और इस बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव निर्माता बनकर उभरा। 30 मई को CII के एक इवेंट में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश ने पिछले साल 1600 लोकोमोटिव का प्रोडक्शन किया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रमुख मील के पत्थर हासिल किए। 1612 मीट्रिक टन माल ढुलाई क्षमता के साथ रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे बना और यह भी कहा कि सड़कों पर दबाव और CO2 उत्सर्जन में कमी 95% की कमी आती नजर आई और तेल आयात से भी बचत हुई। और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अगले 3 वर्षों में सभी पुराने कोचों को नए कोचों से बदलने का भी लक्ष्य रखा। वैष्णव जी ने कहा, पिछले 10 साल में हमने 41,000 LPG कोच बनाए। अब अगले 3 साल में हम पूरे रेल नेटवर्क में सभी पुराने कोचों को नए कोचों में बदलेंगे। तो काफी अच्छी अपडेट रेलवे के शेयरों के लिए आती नजर आ रही है। आगे भी मैंने कंसेप्ट समझाया है जिसमें मैंने 6 शेयरों के बारे में भी साथ में डिस्कशन की है, तो वो तो सिर्फ 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन क्या सिनेरियो है उससे पहले वो समझने वाला है।
सो फाइनली काफ़ी बड़ी अपडेट्स रेलवे के स्टॉक के लिए आती हमें नजर आ रही हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में रेलवे स्टॉक्स को मिलता नजर, क्योंकि आर्थिक मामलों को मंत्रिमंडलीय समिति ने 7,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जहां पर महाराष्ट्र में और एमपी में करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जबकि बाड़मेर से नलौर तक 4 लेन वाले राजमार्ग की अनुमानित लागत कम से कम 3653 करोड़ रुपए। तो एक बड़ी अपडेट हमें आती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव जी ने बुधवार को नई दिल्ली में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यहां पर अपडेट्स दी हैं, जहां पर 7,000 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 2029-30 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेन पॉइंट को समझे तो मंजूर की हुई बहु ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में लाइन चुगनी करना, तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण करना, जहां पर इसके साथ साथ आरवीएनएल स्टॉक को भी बेनिफिट मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट है ना बजट मेन अपना बढ़ाती रहेगी, पैसा रेलवे के लिए लगाती रहेगी, वैसे वैसे रेलवे से रिलेटेड कंपनियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर तो एक उम्मीद के साथ ही हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी का कोई बिजनेस है तो उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। और आरवीएनएल की एक खासियत है कि वो हमेशा कम बोली में ऑर्डर को खरीदती है। और फिर बाकी अगर रेलवे के स्टॉक्स जैसे आरवीएनएल या आईकॉन अगर काम कर रहे हैं तो आईआरएफसी का बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी को बेनिफिट क्या है, आईआरएफसी यहाँ पर लीज पर लोन दे रही है, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही है। देखिए दोनों परियोजनाओं में 4 जिलों को कवर करेंगे और रेल मेट्रो में 176 किलोमीटर की दूरी जोड़ी जाएगी और इस परियोजना से 784 गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी आबादी करीब 20 लाख के करीब है। अश्विनी मैशवनी के अनुसार ये कोयला, सीमेंट, क्लेकर, जिप्सम फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तु और पेट्रोलियम उत्पाद जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 18.5 मिलियन टन यानी कि एमटीपीए के अतिरिक्त माल यातायात होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर इन्होंने बताई। और एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने और तेल आयात यानी कि 20 करोड़ लीटर को कम करने और CO उत्सर्जन 99 करोड़ किलोग्राम को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट्स यहाँ पर बड़ी परियोजनाएं हमें रेलवे में देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स पर भी देखने के लिए मिल सकता है। इस सही समय पर एक अपडेट हमें देखने के लिए मिली है, जबकि स्टॉक अपने चरम सीमा पर यानी कि अपने जो हैं रेजिस्टेंस के करीब इंपॉर्टेंट खड़े हैं इस समय। अगर वो होल्ड करके उसको ब्रेकआउट्स करते हैं रेलवे के काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं, तो आगे हमें अच्छा सिनेरियो भी देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर वहां से डिक्लाइन होता है तो नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर भी बन सकता है। दोनों ही चीजें साथ में हैं, लेकिन ये अपडेट रेलवे के लिए काफी अच्छा काम करती नजर आ सकती है, जिसका इंपैक्ट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ही बाजार में देखने के लिए मिले। एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरवीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि AUM थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत AUM की बात कही जा रही है, जिसमें से आरवीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारणा जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि आईआरएफसी का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम आईआरएफसी के स्थिर AUM में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप आईआरएफसी की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए
वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए IRFC ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे दुबे जी ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर AUM के साथ IRFC की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आए हैं वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है, और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि IRFC अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्कअप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ MOR के साथ समझौते के तहत, जो रेल मंत्रालय के साथ MOR यानी कि समझौते के तहत रेलवे IRFC को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं, और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में LIC की बात कर लें तो IRFC में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है LIC ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो IRFC फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए AUM पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले, और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो 1 डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे भी नवंबर दिसंबर या नवंबर के करीब या अक्टूबर के करीब 1 डिविडेंड और आता नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड की बात कर लें तो अप्रैल मंथ के म्यूचुअल फंड डाटा के अपडेट के अकॉर्डिंग 4,08,000 के स्टॉक्स का करीब चेंज हुआ है। 49 म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, 13 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। खरीदने वाले ज्यादा हैं, और मजे की बात यहाँ पर यह है कि नवंबर और दिसंबर में काफी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड ने IRFC द्वारा करी थी IRFC में, लेकिन जन फेब या मार्च इन तीनों में बिकवाली ज्यादा देखने के लिए मिली, कोई बड़ी बाइंग नहीं है। इस बार जरूर फिर अप्रैल मंथ में कुछ बाइंग हमें आती नजर आई है, जितनी की बाइंग करीब फेब में भी आती नजर आई। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम इस पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है, और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर
शेयर किया हुआ है, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टनल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है रेलवे पीएसयू स्टॉक, खरीदना चाहिए या नहीं? तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। तो एक महीने में 60% की तेजी, अब कंपनी ने दिया एक पर एक बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। डायनामिक केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा एक शेयर पर एक शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले एक महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एफआई डीआई दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा हाथ। तो बात कर लेते हैं शेयर के बारे में, जहां पर कंपनी जल्दी ही बोनस अनाउंस करने वाली है। एक शेयर पर एक शेयर बोनस दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट का होगा ऐलान तारीख 15 जून से पहले। तो शेयर बाजार में बीते एक साल में विमता लैब्स लिमिटेड यानी कि विमता लैब्स लिमिटेड ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। शेयरों की कीमतों में लगभग 100% की तेजी आई है। कंपनी अपने निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है, जिसके लिए कल यानी शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी गई है। विमता लैब्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को जो जानकारी दी है, 2 रुपए के जो फेस वैल्यू एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा और बोनस इशू के लिए कंपनी ने 13 जून की रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी कि जिन निवेशकों के पास इस दिन कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। विमता लैब्स पहली बार एक्स बोनस ट्रेड करने जा रही है। कंपनी नियमित अंतराल निवेशकों को डिविडेंड भी देती आ रही है। आखिरी बार मई में निवेशकों को डिविडेंड दिया, तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड दिया। 2021 से लगातार कंपनी एक शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड देती आ रही है। और तो और बीएसए में विमता लैब्स लिमिटेड के 1% से अधिक की गिरावट के बाद बीएसए पर 942 रुपए के बंद होते नजर आए। इस कंपनी ने निवेशकों को 95% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में 52 वीक का हाई 1183 और 52 वीक का लो 467। कंपनी का मार्केट कैप 2096.21 करोड़ रुपए है। लगातार कंपनी जो है डिविडेंड देती नजर आ रही है 2 रुपए वाला, और इसके अलावा कंपनी पहली बार बोनस भी देने जा रही है, जो कि 1:1 का ही 1.1 का बोनस यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और तो और समझे तो कंपनी में पब्लिक का स्टेक बहुत बढ़िया बना हुआ है और कंटिन्यूसली शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जंप आता नजर आ रहा है। कहीं एफआई ने भी स्टॉक में काफी अच्छी खरीदारी कर रखी है और पिछले साल जून में काफी अच्छी एफआई की बाइंग थी, लेकिन फिर देखें तो डीआई ने भी काफी अच्छा स्टेक यहाँ पर सितंबर के बाद बनाया है। तो चलिए एक बार फिर बोनस पर बात करते हैं। 1 पर 7 बोनस शेयर डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। रिकॉर्ड डेट का ऐलान होता हुआ नजर आया। कंपनी का नाम है शाइन फैशंस। तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने यहाँ पर कई ऐलान किए हैं। बोनस शेयर और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया है और शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को भी मिला है।
3% की ज़्यादा सी बढ़त देखने के लिए मिली कंपनी की। फ्राइडे की जो बात करें और 6 जून की यानी कि, तो कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि उसने बोनस इशू के लिए 4 जुलाई की यानी कि अगले महीने की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई की तय हुई है। निवेशकों के पास मौजूदा 5 रुपए के फेस वैल्यू, हर शेयर पर 5 रुपए के फेस वैल्यू पर 7 बोनस शेयर देने जा रही है। यानी कि बोनस के पास निवेशक के हर शेयर बढ़कर कुल 8 शेयर हो जाएंगे। और इसके साथ ही कंपनी ने शुक्रवार यानी कि 4 जुलाई को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है, जहां पर 0.12.5 मतलब कि 0.125 रुपए का जो डिविडेंड है यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और तो और कंपनी का मार्च तिमाही का मुनाफा भी 40% बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंच गया है। और यहाँ पर जो फीसदी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी का 5% बढ़ा है। मार्जिन में भी सुधार देखने को मिले। फिलहाल कंपनी 378 के स्तर पर है, जो एक साल पहले 180 के स्तर से नीचे था। जो कंपनी ने इसी साल मार्च में 449 का साल उच्चतम स्तर भी बना है। और पिछले साल जुलाई में स्टॉक 168 के साल के निचले स्तर पर भी देखने के लिए मिला। लेकिन एक साल में 100% से ज्यादा का स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर दूं कि सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं लिया जाता। कंपनी अपने कारोबारी मजबूती, शेयर का भाव निवेश के पीछे की मुख्य वजह होता है। और निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी और शेयर पर नजर डालें और फिर सोच समझ कर ही फैसला लें, ऐसा CNBC 18 द्वारा, TV 18 द्वारा यहाँ पर कहना है। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, वो ये है कि DI और FI का स्टेक स्टॉक में नहीं बना हुआ। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी कोई बड़ा जंप नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टॉक में बनी हुई है, पब्लिक ने ही लगभग स्टेक जो है बनाया हो। तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो है एक सिनेरियो फॉलो किया जाना चाहिए कि प्रॉपर मतलब जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, है ना, वो चीज़ है, या फिर खुद स्टडी जरूर किया करें। बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस और सेपरेट शेयर के बारे में। एक के बदले मिलेंगे 15 शेयर और इस कंपनी ने किया बोनस के साथ स्प्लिट का ऐलान। GTV इंजीनियरिंग कंपनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कंपनी एक के बदले 15 शेयर देती नजर आ सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनी GTV इंजीनियरिंग शनिवार को बैठक में नतीजों की जानकारी के साथ शेयर बाजार के साथ साझा की। बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान एक साथ किया। BSE पर एक्स ग्रुप का हिस्सा है और ASM स्टेज 1 में भी शामिल है। सो फ्राइडे के दिन भी 2% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ। स्टॉक पिछले साल अक्टूबर के अपने निचले स्तर से 170% बढ़ चुका है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक शनिवार 7 जून को हुई बोर्ड बैठक में कंपनी के बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर विचार और मंजूरी दी, जहां पर हमें बोनस और स्प्लिट दोनों की ही मंजूरी देखने के लिए मिलती है, जो बोर्ड द्वारा दी गई है। इसके तहत 10 के जो फेस वैल्यू वाला शेयर है 2-2 रुपए के फेस वैल्यू में बन जाएगा, यानी कि हर शेयर 5 शेयर में बंट जाएगा। यानी कि आपका एक शेयर 5 शेयर में हो जाएगा। और उसी के बाद कंपनी साथ ही बोर्ड ने 2.1 के रेशियो से बोनस को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी बोनस और स्प्लिट लागू होने के बाद निवेशकों के पास एक स्टॉक पर 15 स्टॉक में बदल जाएगा। पहले एक स्टॉक 5 स्टॉक में बदलेगा, फिर उन 5 स्टॉक पर 10 बोनस शेयर जारी होंगे, यानी कि कुल 15 शेयर हो जाएंगे। डिविडेंड और बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा। देखा जाए तो बोनस और डिविडेंड नहीं, यहाँ पर स्प्लिट की बात कही जाए। और इसी के साथ इन फैसलों को लागू करने से पहले शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी, जो कि AGM की मीटिंग में शेयर धारकों के फैसलों के अधीन है। लेकिन वहीं पर अगर इस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक है और प्रमोटर का स्टेक है। FII का स्टेक 0.06% बना था दिसंबर तक, लेकिन मार्च क्वार्टर में वो भी नील होता नजर आया। कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जंप आया। सो ऑल ओवर देखा जाए तो FII DII दोनों ही स्टॉक पर इन्वेस्टेड फिलहाल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात तो पर्सनली नहीं है कि हाँ कहीं की एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि FII DII दोनों इंटरेस्टेड है स्टॉक में, तो ऐसा अभी नहीं है। बाकी स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से स्टॉक में जो भी डिसीजन ले सकते हैं।